explain what is a recursion. It's a very important topic according to exam point of view as well as competition exam point of view. इसके अलावा रिकर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो वाइवे में और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको रिकर्जन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट्स हैं वो तमाम के तमाम कंसेप्ट को इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ रिकर्जन? रिकर्जन इज अ प्रोसेस इन विच अ फंक्शन और मेथड कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक फंक्शन अपने आप को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल करता है, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं किसका? रिकर्जन का। तो पहली चीज ये है कि रिकर्जन जो है वो किस वजह से होती है? वो फंक्शन के इटसेल्फ कॉल की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे तमाम के तमाम फंक्शन जो अपने आप को अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं, दीज फंक्शंस आर नोन एज अ रिकर्सिव फंक्शन। और रिकर्सिव फंक्शन की वजह से हमारी रिकर्जन जो है वो हमारी प्रोड्यूस होती है। और जिन एल्गोरिदम में हम रिकर्सिव फंक्शन को यूज करते हैं, दैट एल्गोरिदम आर नोन एज अ रिकर्सिव एल्गोरिदम। There are two types of recursion. The first one is the direct recursion and second one is known as the indirect recursion. In direct recursion, a function call itself directly. यानी कि ऐसी रिकर्जन जिसमें एक फंक्शन अपने आप को अगेन एंड अगेन क्या करता है? कॉल करता है। That type of recursion is known as a direct recursion. इसका मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन a है और a फंक्शन को दोबारा से a कॉल कर रहा है, तो दैट टाइप ऑफ रिकर्जन इज नोन एज अ डायरेक्ट रिकर्जन। सेकंड हमारे पास जो टाइप है दैट इज अ इनडायरेक्ट रिकर्जन। इनडायरेक्ट रिकर्जन, अ फंक्शन ए कॉल्स फंक्शन बी एंड फंक्शन बी कॉल फंक्शन ए इनडायरेक्टली। यानी कि इसमें हम लोग इनडायरेक्ट रिकर्जन में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन ए है, ये ए फंक्शन जो है ये कॉल करता है किसको? बी फंक्शन को, और बी फंक्शन जो है ये कॉल करता है अगेन ए फंक्शन को। दिस टाइप ऑफ रिकर्जन इज नोन एज अ इनडायरेक्ट रिकर्जन। यानी कि जब ए फंक्शन में से बी फंक्शन को कॉल किया गया तो कंट्रोल मेरा यहां पर गया, और जैसे ये बी फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था दोबारा से ए फंक्शन की कॉल आ गई, तो यहां से कंट्रोल मेरा दोबारा कहां ट्रांसफर हुआ? ए फंक्शन पे। दिस टाइप ऑफ रिकर्जन इज नोन एज अ इनडायरेक्ट रिकर्जन। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम रिकर्जन प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं तो बैकएंड पे कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज किया जाता है। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो बैकएंड पे जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर यूज की जाती है दैट इज नोन एज अ स्टैक। इसका मतलब ये है कि चाहे हमारे पास रिकर्जन प्रोसेस हो, चाहे हमारे पास फंक्शन कॉलिंग हो, तो बैकएंड पे जो डाटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो आपके पास स्टैक होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मेन फंक्शन है और इस मेन फंक्शन में से मैं किसी और फंक्शन को कॉल करता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है इंट n और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 2। यहाँ से मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ a। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो इस मेन फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल होंगे इनकी वैल्यूज जो है वो स्टैक के ऊपर पुश कर दी जाती है। n की वैल्यू क्या होगी? 2, ये यहाँ पर पुश कर दी जाएगी। और जब आप दोबारा से कंट्रोल आपका इस मेन फंक्शन पे रिटर्न होगा तो ये जो वैल्यू आपकी स्टैक पे पुश की जाती है इस मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल की, वो दोबारा से पॉप कर ली जाती है फ्रॉम द स्टैक। तो यही टेक्निक हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? रिकर्जन में यूज करते हैं। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके जो पैरामीटर्स होंगे, उसके जो लोकल वेरिएबल्स होंगे, उसकी जो लोकल वैल्यूज होंगी वो स्टैक पे पुश कर दी जाएंगी, और जैसे कंट्रोल हमारा रिटर्न होगा, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट आएगी तो वो जो स्टैक पे वैल्यूज पड़ी होंगी वो दोबारा से पॉप कर ली जाएंगी। रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अगर हमने किसी फंक्शन पर रिकर्जन का प्रोसेस अप्लाई करना है, वी मस्ट फॉलो दीज रूल्स। अगर हम ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हम रिकर्जन अप्लाई नहीं कर सकते। और जिस एल्गोरिदम में रिकर्जन यूज की जाती है उस एल्गोरिदम को हम रिकर्सिव एल्गोरिदम कहते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको हम रिकर्सिव एल्गोरिदम की मदद से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रूल हमें यह कहता है अ फंक्शन मस्ट हैव अ बेस कंडीशन और अ बेस क्राइटेरिया। यानी कि जिस फंक्शन पर आपने रिकर्जन प्रोसेस अप्लाई करना है उसमें हमने बेस कंडीशन को सिलेक्ट करना है। अगर बेस कंडीशन हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो जो रिकर्सिव कॉल है वो कभी भी आपकी स्टॉप नहीं होगी।
आपका फंक्शन जो होगा वो इन्फिनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता रहेगा और आपका रिकर्सिव एल्गोरिथम जो है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जब आपने किसी फंक्शन पर रिकर्जन प्रोसेस अप्लाई करना है तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने उसमें से बेस कंडीशन और बेस क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। नंबर 2, आफ्टर ईच फंक्शन कॉल, रिकर्जन में हमने ये कहा था कि एक फंक्शन अपने आप को अगेन एंड अगेन क्या करता है, कॉल करता है। तो आफ्टर ईच फंक्शन कॉल मूव टुवर्ड्स द बेस कंडीशन, यानी कि जब जब आप फंक्शन को कॉल करते जाएं आप बेस कंडीशन के करीब होते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी बेस कंडीशन की वैल्यू क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। बेस कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। जैसे बेस कंडीशन ट्रू होगी आपकी रिकर्सिव कॉल जो होगी वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। और अगर ये बेस कंडीशन ना होती तो फिर आपका जो फंक्शन है वो आपका इन्फिनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होता रहता। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको हम लोग रिकर्जन प्रोसेस की मदद से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ ग्राफ में हमारे पास एक एल्गोरिदम होता है जिसे हम डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। इस एल्गोरिदम को हम रिकर्सिवली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नंबर 2, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्री ट्रैवर्सल्स, यानी कि जब हम कोई बाइनरी ट्री बनाते हैं उस बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए हम 3 तरह के फंक्शन यूज करते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ये तीनों जो आपके पास फंक्शंस हैं इनको भी हम रिकर्सिव एल्गोरिथम की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं। नंबर 3, टावर ऑफ हनाई, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को भी हम रिकर्जन के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। रिकर्जन को हम एग्जाम्पल की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने C++ में एक कोड लिखा है। ये कोड बेसिकली फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का है, जिसको हम रिकर्जन प्रोसेस के थ्रू किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए जो एल्गोरिदम या प्रोग्राम्स बनाए थे उनमें हम लोगों ने आइट्रेटिव प्रोसेस को या आइट्रेटिव अप्रोच को यूज़ किया था। आइट्रेटिव अप्रोच में हम लोगों ने फॉर लूप की मदद से, वाइल लूप की मदद से, डू वाइल लूप की मदद से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट किया था। यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें हम रिकर्जन प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, रिकर्जन के थ्रू किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास एग्जांपल है इसमें ये जो मेन फंक्शन है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ n=4 और यहाँ से मैं फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ। जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो कंट्रोल मेरा कहाँ पर आ जाएगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन पर आ जाएगा, इस फंक्शन की बॉडी पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जब हम रिकर्जन को अप्लाई करते हैं तो बैकएंड पे हम एक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। उस डाटा स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है किसका, स्टैक का। यानी कि जब भी हम रिकर्जन को यूज़ करेंगे तो बैकएंड पे जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ की जाएगी दैट इज़ नोन एज अ स्टैक। और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली जो है वो स्टैक जो है मेंटेन कर रहा होता है जब हम रिकर्जन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ से जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर मेरे पास मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में से मैं फैक्ट ऑफ n को कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो साथ में डायग्रामेटिकली जो है इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में जो हमारे पास n वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 4। और जब मैंने इसको कॉल किया फैक्ट ऑफ n, इसका मतलब ये है कि मैंने इसको कॉल किया किसके साथ, फैक्ट ऑफ 4 के साथ। n की वैल्यू क्या है, 4। कंट्रोल मेरा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 4। ये मेरे पास क्या है, दैट्स द बेस क्राइटेरिया इफ n इक्वल टू 0। तो ये हमने जो सेकंड लॉ पढ़ा था रिकर्जन का उसमें हमने यही कहा था कि हम लोगों ने बेस क्राइटेरिया जो है वो स्पेसिफाई करना है लाजमी जब भी हमने रिकर्जन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 4 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंट्रोल कहाँ पर आएगा, एल्स पे, और यहाँ पर मैंने लिखा है रिटर्न n मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ n-1। इसका मतलब ये है कि मैं दोबारा से यहाँ पर इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ लेकिन 1 लेस वैल्यू के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ 3 के साथ मैंने इसको अगेन कॉल किया। अब यहाँ पर मैंने इसको अगेन कॉल किया किसके साथ, फैक्ट ऑफ 3 के साथ। तो दैट इज अ फैक्ट ऑफ 3 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अगेन कंट्रोल कहाँ पर आएगा, रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। अब n की वैल्यू क्या थी, 3, और 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ 2, मैंने इस फंक्शन को अगेन कॉल किया 1 लेस वैल्यू के साथ। n की वैल्यू क्या है, 2 इक्वल टू 0,
कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंट्रोल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। अब हमारे पास फैक्ट ऑफ 2 से जब हमने इसको कॉल किया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ 1। तो यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू क्या है, 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। अगेन क्या करेगा, रिटर्न 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0। अब हम इसको कॉल कर रहे हैं किससे, फैक्ट ऑफ 1, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0। यानी कि जब ये फैक्ट ऑफ 0 आया तो यहाँ पर देखें अब n की वैल्यू क्या है, 0 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ये रिटर्न करेगा 1। कहाँ रिटर्न करेगा 1, जहां से इसको कॉल किया गया है। अब यहाँ पर फैक्ट ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। अब ये फैक्ट ऑफ 1 कहां पर रिटर्न होगी वैल्यू, यहां पर। फैक्ट ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1, तो इसका मतलब यहां पर क्या रिटर्न होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज इक्वल टू 2। फैक्ट ऑफ 2 को कहां से कॉल किया गया था, यहां से, तो यहां पर ये रिजल्ट आपका रिटर्न होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6। फैक्ट ऑफ 3 को कहां से कॉल किया गया था, यहां से, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, दैट इज इक्वल टू 24। और ये फैक्ट ऑफ 4 को कहां से कॉल किया गया था, ये मेन में से कॉल किया गया था, तो ये 24 जो होगा ये आपका कहां रिटर्न होगा, ये आउटपुट के तौर पर यहाँ पर रिटर्न होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम रिकर्जन अप्लाई कर रहे हैं, जिस जगह से हमारी फंक्शन को कॉल की जा रही है वहां पर हमारी वैल्यू रिटर्न होती है, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारा ये बेस क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल नहीं हो जाता। जैसे बेस क्राइटेरिया हमारा फुलफिल होगा तो वहाँ पर जो बेस क्राइटेरिया की वैल्यू है वो वैल्यू हमारी रिटर्न कर दी जाएगी, और वहाँ से हमारा ये जो रिकर्सिव एल्गोरिदम है, रिकर्सिव प्रोग्राम है, इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब एक्चुअली जो हमारे पास प्रॉब्लम होता है कि हमने बेस क्राइटेरिया कैसे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप दो आपके पास कंडीशन बन सकती थी। आप ये भी लिख सकते थे n इज लेस देन इक्वल टू 1, तब भी ठीक है, n इक्वल टू 0 तब भी ठीक है, बिकॉज कि अगर हमारे पास 0 का फैक्टोरियल भी आ जाता है कैलकुलेट करना, यानी कि n की वैल्यू अगर आप 0 पास कर देते हैं तो 0 का फैक्टोरियल हमें पता होता है कि इसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1, तब भी ये हमारा प्रोग्राम जो है ये सही एग्जीक्यूट करेगा। इसको मैं मज़ीद इलेबोरेट करता हूँ किस तरीके से। यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया फैक्ट ऑफ 4 से, फैक्ट ऑफ 4 से कंट्रोल कहाँ पर आया, फैक्ट ऑफ 3 पे, फैक्ट ऑफ 3 से कंट्रोल कहाँ पर आया, फैक्ट ऑफ 2 पे, फैक्ट ऑफ 2 से कंट्रोल कहाँ पर आया, फैक्ट ऑफ 1 पे, फैक्ट ऑफ 1 से कंट्रोल कहाँ पर आया, फैक्ट ऑफ 0 पे। दैट इज़ द बेस क्राइटेरिया। तो ये जब बेस क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हुआ तो इसने आपको क्या रिटर्न किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। और ये जो 1 है ये कहाँ पर रिटर्न होगा, ये बेसिकली आपका ये 1 यहाँ रिटर्न करेगा, ये जो आंसर आ रहा है 1 ये यहाँ पर रिटर्न करेगा, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये 2 कहाँ रिटर्न होगा, ये 2 यहाँ पर रिटर्न होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। ये 6 आपका कहाँ पर रिटर्न होगा, ये 6 आपका फैक्ट ऑफ 4 पे रिटर्न होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 24। और ये 24 कहाँ पर रिटर्न होगा, जहाँ से आप मेन फंक्शन में से इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहाँ पर ये रिजल्ट आपका क्या होगा, रिटर्न होगा। इस तरीके से हमारा ये रिकर्जन प्रोसेस जो होता है ये काम करता है। और बैक एंड पे बेसिकली क्या होता है, स्टैक के अंदर हमारी वैल्यूज होती हैं वो पुश की जाती हैं और फिर 1 बाय 1 जैसे रिटर्न कॉल्स होती हैं हमारी, ऑटोमेटिकली वो स्टैक से वैल्यू जो है पॉप करके उसको इवेलुएट किया जाता है, और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो मेन फंक्शन जहाँ से आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं वहाँ पर वो रिजल्ट आपका रिटर्न कर दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन रिकर्जन एंड आइट्रेशन। रिकर्जन प्रोसेस में और आइट्रेशन प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। रिकर्जन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं, जबकि आइट्रेशन प्रोसेस में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप को यूज़ करते हैं, चाहे वो आपके पास फॉर लूप हो, वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो। अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ी, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने रिकर्जन प्रोसेस को भी यूज़ किया और आइट्रेशन प्रोसेस की मदद से भी हम किसी नंबर का फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों टेक्निक, दोनों अप्रोचेस हमारे पास हैं, चाहे हम रिकर्जन प्रोसेस यूज़ कर लें चाहे आइट्रेटिव प्रोसेस को यूज़ कर लें, दोनों तरीकों से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, शॉर्ट प्रोग्राम कोड।
जब हम रिकर्जन के थ्रू किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जो कोडिंग स्टेटमेंट होती हैं वो हमारी कम लिखी जाती हैं। अगर वही काम हम आइट्रेशन प्रोसेस की मदद से करें तो वहाँ पर हमें कोडिंग स्टेटमेंट जो है हमें वो ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं। तो रिकर्जन हमें ये एडवांटेज देता है कि इससे हमारे प्रोग्राम का कोड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जबकि आइट्रेशन प्रोसेस में प्रोग्राम का कोड जो होता है वो ज़्यादा होता है। रिकर्जन प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्लो होती है, बिकॉज इसमें एक फंक्शन अपने आप को अगेन एंड अगेन क्या करता है, कॉल करता है। जब अपने आप को वो कॉल करेगा तो उस फंक्शन के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे स्टैक पे पुश किए जाएंगे, और जब रिटर्न स्टेटमेंट आएगी वो तमाम के तमाम लोकल वेरिएबल जो स्टैक पे पुश हुए हैं उनको दोबारा से पॉप किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बार बार आपका कंट्रोल जो होता है वो स्टैक के पास जाता है, स्टैक से अगेन आपके कॉलिंग फंक्शन के पास आता है। तो इस वजह से आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्लो होती है, जबकि आइट्रेशन में ऐसा नहीं होता। लूप को हम बता देते हैं कि उसने 10 दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, 15 दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, तो वो आइट्रेशन प्रोसेस के अंदर जो एग्जीक्यूशन होती है विद द हेल्प ऑफ लूप वो हमारी फास्ट होती है। रिकर्जन प्रोसेस में ड्यू टू एक्सेसिव फंक्शन कॉल्स हमारे सिस्टम का ओवरहेड जो होता है वो इंक्रीज होता है, जबकि आइट्रेटिव प्रोसेस में हमारे पास फंक्शन कॉल्स नहीं होती जिसकी वजह से ओवरहेड जो होता है हमारा इंक्रीज नहीं होता। इस वजह से रिकर्जन प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कहीं पर हम रिकर्जन प्रोसेस को यूज करते हैं, कहीं पर हम आइट्रेटिव प्रोसेस को यूज करते हैं। रिकर्जन प्रोसेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, रिकर्जन प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। इट मीन्स कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिया जाता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम रिकर्जन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं या रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करते हुए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो उससे प्रोग्राम का जो साइज़ होगा, जो उसमें कोडिंग स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारी कम यूज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू आइट्रेटिव प्रोसेस। नंबर 2, रिकर्जन प्रोसेस होता है इसकी मदद से हम टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से रिकर्जन प्रोसेस को यूज़ करते हुए जो कम्प्लेक्स किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक टावर ऑफ हनाई, डेप्थ फर्स्ट सर्च, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्री ट्रैवर्सल्स। ये कम्प्लेक्स किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जिनको रिकर्जन के थ्रू इजीली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें रिकर्जन के, तो रिकर्जन में हम अपने फंक्शंस को अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं जिससे हमारे सिस्टम का ओवरहेड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम किसी फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल करें तो इसकी वजह से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो होती है वो स्लो हो जाती है, बिकॉज कि जब हम किसी फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे होते हैं, जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको स्टैक के ऊपर पुश कर दिया जाता है, और जब रिटर्न स्टेटमेंट आती है तो वही पैरामीटर अगेन स्टैक में से पॉप किए जाते हैं। तो अगर हम एक फंक्शन को बार बार स्टैक के ऊपर पुश कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, तो इससे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो होगी वो स्लो हो जाएगी। थर्ड ड्रॉबैक जो रिकर्जन का है, इसमें हम लोगों ने लाजमी तौर पर बेस क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। अगर हमारे पास बेस क्राइटेरिया नहीं होगा तो हम रिकर्जन अप्लाई नहीं कर सकते। दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द रिकर्जन। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।